नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं CDP, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, और हम लोग बिल्कुल बेटर तरीके से समझेंगे। और ये जो पेपर है CBT मोड में जो एग्ज़ाम हुआ था 6 फरवरी 2023 में, उसी का पेपर है और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से किया जाएगा। एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थोड़ा भी, और आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। कौन सा आंसर होगा आप लोग ज़रूर कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, विकास डैश है। विकास क्या है तो ये जान लीजिए, विकास जो है एक आयामी नहीं होता है और ना ही एक दिशीय होता है। विकास जो है, विकास में बदलाव किया जा सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूर्ण रूप से बोल रहा है कि आनुवंशिकता द्वारा होता है, तो यहाँ पे आनुवंशिकता द्वारा विकास तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। यहाँ पे सामाजिक और आनुवंशिकता दोनों तरफ से होता है विकास, इसलिए यहाँ पे पूर्ण रूप से किया, इसलिए ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। यानी कि बताना है आपको कि आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित जो होता है वो क्या होता है। आप इस बात को याद रखिए, जो आनुवंशिकता से पूर्ण रूप से प्रभावित होता है वो है आपका आँखों का रंग। आँखों का रंग जो है सभी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ऐश्वर्या राय को ही देखें, उनका आँख जो है वो उनका थोड़ा अलग है, भूरा टाइप का, ठीक है। तो उनका जो आँख है वो उनके आनुवंशिकता पर है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको आँखों का रंग दिखाई दे, ये जो है आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया बताना है आपको जिसमें बच्चा जो है स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, वो है आपका स्कूल की। यहाँ पे बात करें तो समाजीकरण का दो रूप है। एक है आपका परिवार, प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है परिवार और आस पड़ोस, और द्वितीयक समाजीकरण क्या आता है स्कूल, धर्म, मीडिया, ये सब। तो यहाँ पे स्कूल जैसे सामाजिक संस्था के बारे में बात किया तो स्कूल कौन सा समाजीकरण के अंतर्गत आता है, द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं द्वितीयक समाजीकरण, इसे करें, आगे बढ़े। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है, इस बात को बताइए आप। तो जब भी बात करें पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था का, तो वो होता है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, पारंपरिक नैतिकता का जो अवस्था है उसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझने वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। आंसर आपका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की जो असमर्थता है, उसके नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे नया चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि नए स्कीमा की रचना करना है। तो जब भी रचना करने वाली बात आए, परिवर्तन करने वाली बात आए, तो आपका होता है समायोजन, ठीक है। ये आत्मसातीकरण, संगठन और अनुकूलन नहीं होगा, यहाँ पे समायोजन जो है, यहाँ पे परिवर्तन। रचना करेंगे तो क्या नया चीज़ आपको मिलेगा, रचना यानी कि परिवर्तन हो गया। तो जब भी परिवर्तन का बात करें तो आपका समायोजन जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और
प्रतिपादित करता है। सूचना को संगठित जो है वो आपका स्कीमा करता है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। सूचना का एक छोटा पैकेज होता है स्कीमा, ऐसा जीन पियाजे कहे हैं। और स्कीमा वर्ड जो है जीन पियाजे का फेमस वर्ड है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सूचना को संगठित और प्रतिपादित जो करता है वो कहलाता है स्कीमा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप चाहेंगे नोट करने के लिए तो नोट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऋषि अपने कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करेगा, ये बताना। यहाँ पे जो ऋषि में है वो क्या कर रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता पर ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप का उपयोग कर रही है और सहपाठी द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बना रही है। तो जब भी समाज समूह के बारे में बात करें तो आपका होता है कौन, लेव वाइगोस्की होते हैं। वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ये बात करता है कि समूह में कार्य करना है। ठीक है, ये लेव वाइगोस्की साहब कहे हैं। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पार का उदाहरण नहीं है। पार यानी क्या होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। पार का अर्थ होता है इशारा, ढांचा या फिर संकेत। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा कि पार का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है इसमें खोजी अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना। ये आपका अनुकरण वाला बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पार का उदाहरण। रटना जो है, रटना तो बिल्कुल गलत बात है और निगेटिव पूछ रहा था, निगेटिव आपको रटना मिल गया। और यहाँ पे इशारा और संकेत ये तो बिल्कुल सही बात है। सहपाठियों को साझा शिक्षण ये भी सही बात है। ठीक है, यहाँ पे पार का उदाहरण जो नहीं है वो आपका रटना है। आंसर आसानी से मिल गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्री पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। एक संरचनावादी कक्षा के लिए जो उपयुक्त नहीं है वो है आपका वेधन और दोहराव। वेधन जहाँ भी आप देखें या फिर दोहराव देखें या फिर प्रत्यास्मरण देखें, ये सब जो है वेधन यानी ड्रिल होता है, कहीं कहीं पे आपको छेदना भी देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी दे देगा, तो इसमें घबराना नहीं है। ये सब गलत जाता है। वेधन है, दोहराव है, प्रत्यास्मरण, रटना, ये सब गलत वर्ड है, इसको कभी छूना ही नहीं है। तो यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, निगेटिव पूछा तो आप ऑप्शन सी को करें, सही होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार में नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। बुद्धि को जो है संसाधन संक्रियाओं के पद के रूप में प्रभाषित जो किए हैं वो है आपके हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, जब भी बुद्धि की बात करें तो बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर बताए हैं। ओके, हार्वर्ड गार्डनर जो है वो बुद्धि से संबंधित है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी वे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। संरचनावादी कक्षा में जो है वो आप किस पे महत्व देंगे ये बताना है आपको। तो संकलनात्मक मूल्यांकन पे ध्यान नहीं देना है और ना ही एक आयामी मूल्यांकन पर ध्यान देना है। मानकीकृत तो आपका गलत होता ही है। ठीक है, यहाँ पे संरचनावादी कक्षा में जो है आप संरचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान देंगे तो बहुत ही बेटर होगा और जो क्वेश्चन में रहता है वही आपको आंसर में दिखे ऑप्शन में, तो आपका आंसर जो है वो सही होता है। यहाँ पे संरचना वाला बात किया, यहाँ पे भी संरचना वाला। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है। वाइगोस्की के अनुसार बताना है, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार कि निजी संवाद क्या है। निजी संवाद जो होता है यानी खुद से बातें करना, ये
वाइगोस्की के अनुसार क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए है आत्म केंद्रीयता का द्योतक। द्योतक शब्द गलत होता है, इस बात को नोट कर ले। यहाँ पे अवरोध है, ये गलत होता है। और यहाँ पे आंतरिक नहीं होता है, ये गलत होगा। ऑप्शन सी आपका सही है। जटिल कार्य करते समय बच्चे को उनके व्यवहार संचालन में क्या होता है, सहायक होता है निजी संवाद। निजी संवाद जो है, अगर आप खुद से बात कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपको किसी रूम का अरेंजमेंट करना है, सजावट करना है, तो आप खुद से सोचते होंगे कि ये वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो बेटर होगा, ये वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो बेटर होगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, निजी संवाद कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं। तो आप जब इस तरह से बात करेंगे तो आपके कार्य को जो है एक दिशा मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, जटिल कार्य करते समय अगर आप कोई जटिल कार्य कर रहे हैं और आप बोल बोल के सोच रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, तो उस समय जो होगा उसके व्यवहार में, संचालन में सहायता करेगा। ओके, मैं इस बात को भी बहुत बार चर्चा की हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है। यह किस को दर्शाता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है भेदभाव वाली बात आ रहा है कि लड़की जो है पीला गुलाबी कपड़ा ही पहनेगी और गुड़िया से खेलेगी, और लड़का जो है नीला कपड़ा पहनेगा और कार चलाएगा या फिर ड्राइव करेगा। ये सब जोड़ा जा रहा है, लड़का ये करेगी और लड़का ये करेगा और लड़की ये करेगी। तो यहाँ पे जो है पक्षपात वाली भावना आ रहा है, यहाँ पे जो है भेदभाव वाली भावना आ रहा है। जब भी भेदभाव लड़का लड़की के बीच में हो तो आपका जाता है आंसर जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, अगर रूढ़िवादिता नहीं रहता तो पक्षपात भी सही जाता है। दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कथन कारक है आपका, बहुत ही इजी होता है कथन कारक। पढ़िए क्या है। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पे कहा। शिक्षा कब असफल हो जाती है, जब आप बच्चों को कहेंगे कि जैसा मैं बताई हूँ वैसा ही करो। तो ये ज्यों का त्यों वाला जो बात होता है ये गलत होता है। ज्यों का त्यों नहीं करना है बच्चा, यानी ज्यों त्यों करने का अर्थ क्या हुआ, नकल करना, कि मैं जैसे उसको बता दी उसी तरह से वो करे, उसमें अपना दिमाग ना लगाए। यहाँ पे तो बहुत ही गलत बात हो गया ना। तो लेकिन यहाँ पे जो बात कहा कि शिक्षा असफल हो जाती है कब, जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। तो यहाँ पे ये बात सही बोला। ठीक है, अगर यहाँ पे सफल रहता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी असफल बोला और यहाँ पे भी ज्यों का त्यों बोला। ठीक है, ये आपका सेंटेंस सही है। और कारक है जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। तो यहाँ पे जो है क्या बोला, अर्थपूर्ण द्योतक मैं शब्द बताई हूँ कि ये गलत होता है। तो आपका कारक जो है वो गलत हो गया और कथन जो है वो सही है, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है, ये बताना है आपको। संरचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की और एक छात्र की क्या भूमिका हो सकती है, ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात बोला, निष्क्रिय किसी को नहीं करना है। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, ये भी आपका गलत है। छात्र और अध्यापक दोनों ही क्रियाशील है, ये आपका बिल्कुल सही है। क्रियाशील करने का अर्थ क्या, सक्रिय है, वो अध्यापक भी अच्छा गतिविधि कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है वो भी अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, यानी कि दोनों क्रियाशील है, सक्रिय है। यहाँ पे अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय, ये आपका गलत बोला। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है सबसे बेटर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका कूट है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन,
एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है, ये बताना है आपको। क्या करना है, समावेशी वातावरण की रचना करना है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, देखिए इसमें से कौन कौन सही है। ठीक है, अपनी उन अवधारणाओं को पूर्वाग्रह का चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षणिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वाग्रह का चिंतन करना, तो ये आपका सही है। चिंतन वाला बात जो होता है वो सही जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही है। और दूसर का है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करना। तो अगर आप विद्यार्थी के अनुभव को कक्षा में सम्मिलित कर रहे हैं तो सबसे बेटर बात है, बहुत अच्छा बात है, ये भी सही है आपका। संस्था के समानता की मूल संस्कृति पर बल देना, तो मूल संस्कृति पे है बल देना है, ये आपका सही है। और 4 है छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं के मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूलन बना लें। यहाँ पे मानकीय वर्ड जो है वो गलत जाता है, आपका ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। सही है 1, 2 और 3, देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। दृष्टिबाधित कहने का अर्थ क्या हुआ, उसे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए, ये आपको बताना है। अगर दृष्टिबाधित स्टूडेंट है तो उसके लिए आप क्या करेंगे एक समावेशी कक्षा में, ये बताना है। तो विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, दर्शनात्मक कहने का अर्थ हुआ देखने वाला। जब बच्चा देख ही नहीं सकता है तो उसे दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देंगे तो कैसे सीख पाएगा, ये गलत है। मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, मुद्रित कहने का अर्थ हुआ छपी हुई जो पुस्तकें होती है, उसे अगर दृष्टिबाधित स्टूडेंट को देते हैं तो वो कैसे देखेगा, वो तो देख ही नहीं पा रहा है, तो वह उससे कैसा भी बुक दे दे वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। और ऑप्शन सी है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, ये आपका बिल्कुल सही है। अगर स्टूडेंट जो है वो दृष्टिबाधित है, वो नहीं देख सकता है, तो उसे कैसा चीज़ देना है, स्पर्शनीय देना है, यानी कि जिसे छू कर वो अनुभव प्राप्त कर सके, उससे सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्श वाली बात जो है वो सही जाता है। यहाँ पे छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके, छोटी मुद्रा कहने का अर्थ हुआ यानी कि छोटी अक्षर में लिखा हुआ जो बुक होता है उसे देकर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है, ये बताना है। अगर आप यहाँ पे कक्षा में रीना नाम की एक लड़की है जो समस्या को सुलझाने के लिए वो अलग अलग विधि के बारे में, अलग अलग तरकीब के बारे में सोचती है। ठीक है, तो उसके पास कैसा, ये जो सोच जो है किसका प्रतीक कर रहा है, तो ये जो सोच है अपसारी सोच का प्रतीक है। अपसारी सोच में जो होता है बच्चा एक समस्या का अनेक हल ढूंढता है। ठीक है, और अभिसारी सोच जो है ये आपका गलत जाता है, हमेशा कभी सही नहीं जाएगा अभिसारी सोच, इस बात को ध्यान दीजिए। अभिसारी कहने का अर्थ हुआ एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो जाना। ठीक है, तो ये आपका गलत जाता है, कभी भी सही नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपसारी सोच जो है वो सही है। मानसिक क्षति ये गलत हो जाएगा। कम परिज्ञानता ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है। राजू जो है 61 को क्या लिखता है, 16, और बी को डी अक्षरों में अक्षर भ्रमित हो जाता है। बी और डी में जो है वो भ्रमित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है ये बी है कि डी है। ठीक है, यह जो है किससे
प्राथमिक लक्षण है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है 61 के स्थान पर 16 लिखता है, यहाँ पे लिखने वाली बात कर रहा है, तो आप लेखन वैकल्य नहीं कर सकते हैं। जब भी एक क्वेश्चन में आपको दो कठिनाई देखने को मिले, यहाँ पे 61 को 16 लिख रहा है और बी और डी में असफल हो जा रहा है, वो अक्सर उसमें भ्रमित हो जा रहा है। अगर एक ही क्वेश्चन में दो वैकल्य आपको नज़र आए तो आपका पठन वैकल्य के अंतर्गत जाता है। यहाँ पे कितना स्टूडेंट जो है लिखना देखकर लेखन वैकल्य करेंगे वो गलत हो जाएंगे, ठीक है, उनका आंसर गलत हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में दो समस्या के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे दो समस्या, एक समस्या है 61 को क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है और बी और डी में भ्रमित हो जा रहा है, तो ये दो वैकल्य हो गया, दो कठिनाई हो गया, तो आपका पठन वैकल्य के अंतर्गत आता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों के लिए प्रकार सहायता मिल सकता है। किस प्रकार से आप विशेष बच्चा को सहायता कर सकते हैं एक समावेशी कक्षा में, ये बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे है व्यक्ति लक्ष्यों को निर्धारण करके, तो ये आपका सही है। विशेष बच्चा को आप समावेशी कक्षा में जब मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो व्यक्ति लक्ष्यों को निर्धारण करके आप कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा तो गलत होता है, मानकीकृत भी गलत होता है, ये डायरेक्ट कट जाएगा। और एक है सहयोगात्मक अधिगम, ये भी आपका सही होता है, सहयोग करके आप बच्चा को मदद कर सकते हैं। तो 1 और 3 जो है वो आपका सही जा रहा है। देखिए ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझाया जाता है। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य जो है उसमें बच्चा को आप कैसे समझाएंगे ये आपको बताना है। तो उसमें आपको अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए बच्चा को आप समझा सकते हैं एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही है। ऑप्शन ए में क्या गलत किया, निष्क्रिय शब्द गलत होता है। यहाँ पे छोटे वयस्क बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दुष्ट जीव बोला, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। आप निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड के अनुसार भी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि हमें नोट करना है तो नोट जरूर करें। निष्क्रिय शब्द यहाँ पे गलत है, दुष्ट जीव गलत है, यहाँ पे छोटे वयस्क के रूप में बोल रहा है, ये भी गलत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चा असफल हो जाता है, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पढ़िए और आंसर कीजिए। बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को दिया जा सकता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब बच्चा असफल हो जा रहा है तो उनके आनुवंशिक गुण से क्या लेना देना, ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों को व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा असफल हो रहा है तो ये समझिए बच्चा असफल नहीं, उसका जो संस्था है वो असफल है, ठीक है। अगर बच्चा असफल होता है तो उसकी संस्था को जिम्मेवारी जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। और यहाँ पे कह रहा है वे बालक जो कभी स्कूल नहीं आए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, ये गलत है। और हाशिए रहस्य ये भी गलत होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी जो है वो गलत सही है, ठीक है। जब भी बच्चा को असफलता के बारे में बात करें कि बच्चा असफल हो रहा है तो सीधे आप जाइए उसकी संस्था जो है, उसकी व्यवस्था जो है वो आपका गड़बड़ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। एक शिक्षिका जो है अपने प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है, ये बताना है आपको। वेधन मैं बताई हूँ कि वेधन अभ्यास जो होता है वो बिल्कुल गलत होता है। प्रतिस्पर्धा ये भी गलत होता है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ अंतः संबंध स्थापित करके, ये तो बिल्कुल सही बात है। जब विषय वस्तु को क्या करेंगे, विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके बताएंगे तो बच्चा जो है सबसे बेटर तरीके से सीखेगा। ऑप्शन सी आपका सही है। और यहाँ पे कह रहा है पुरस्कार देकर, तो बिल्कुल गलत बात है। पुरस्कार, दंड, ये सब बच्चा को नहीं देना है, ओके। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुपमा
अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार की शिक्षा शास्त्र क्या है ये बताना है आपको। गणित पढ़ाते समय वो क्या करे, विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ वो जोड़ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही बात है। जब विज्ञान पढ़ाते समय वो गणित का संप्रत्यय के साथ संबंध बना रही है तो अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक अधिगम को वो बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे रुकावट उत्पन्न करेगा, ये गलत है। रुकावट उत्पन्न यहाँ पे फिर भ्रांतियों को बढ़ावा देगा, ये सब आपका गलत होता है। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है। यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है। ये जो जानकारी है किस स्मृति में संगठित होती है ये बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों की तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ये सब जो है कब संगठित होगा, जब आप इसे कुछ समय पहले से करते रहेंगे तो वो जो है संगठित रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। अगर आप बाइक चलाना सीख गए तो वो नहीं भूल सकते हैं, बार बार चला रहे हैं, कुछ दिन से चला रहे हैं तब, नहीं तो कुछ दिन चला कर छोड़ देंगे तो आप भूलिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ दिन तक ये करना पड़ेगा। बाइक का सवारी करने की प्रक्रिया जो है ये कभी नहीं भूलेंगे, बहुत दिनों से आप करेंगे तब आएगा। धुले हुए कपड़ों को आप तह करते हैं, देखेंगे औरत लोगों की, वो टीवी देखते रहेगी और अपने कपड़ा को तहियाते रहती है, तो वो जो होता है उसका एक मन जो है वो कपड़ा को तह करने में बैठ गया है। ठीक है, या फिर कपड़ा दुकान में जाएंगे तो दुकानदार को देखेंगे वो आपसे बात करते रहेगा, वो अपने कपड़ा को आसानी से तह करते रहेगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत दिन से, कुछ दिन से आप करेंगे तब ये आपके माइंड में संगठित हो जाएगी। ठीक है, 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ने का अनुभव जो है वो ज़िंदगी भर रहेगा। तो ये जो है आपका दीर्घ अवधि स्मृति में जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है ये बताना है आपको। यहाँ पे देख रहे हैं कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे त्रुटि की समझ जो है ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद नहीं करता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। और निगेटिव पूछ रहा था, आपका ऑप्शन ए मिल गया। ठीक है, और बी सी डी जो है वो सही है, आप पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने पास में आनंददायक और संतोषजनक है। ये बताना है आपको किस प्रकार की प्रेरणा जो होती है उन गतिविधि से जुड़ी होती है जो अपने आप में आनंददायक होता है या फिर संतोषजनक होता है। ये जो है आनंददायक और संतोषजनक वाला बात कर रहा है, यानी कि बच्चा जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत ये आता है। बच्चा जब अंदर से अभिप्रेरित रहेगा तो उसे आनंद महसूस होगा किसी गतिविधि को करने में, या फिर वो संतोषजनक रहेगा। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत ये आता है। और बाह्य अभिप्रेरणा ये सब गलत होता है। बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि तुम ये कर लो तो मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, तो ये वाला बात जो होता है वो गलत होता है। बच्चा कुछ ही देर के लिए वो काम करेगा फिर हट जाएगा, नहीं करेगा। और जब वो अंदर आंतरिक रूप से प्रेरित होगा, खुद से जब प्रेरित होगा कि ये काम को करना है, तो बच्चा जो है उसमें आनंद महसूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या रखनी चाहिए ये बताना है आपको। शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कैसी अपेक्षा रख सकती हैं ये बताना है। उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, सही बात है। जब शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थी से अपेक्षा रखती हैं तो उनके अधिगम पर जो है एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, यह बात सही है। यहाँ पे संबंध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नहीं डालती है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। निर्धारक मात्र वाला बात जो होता है वो गलत होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? बाल केंद्रित कक्षा का आप सृजन कैसे करेंगे ये बताना है आपको। ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कक्षा को बाल केंद्रित करना चाहते हैं तो शिक्षार्थी को क्या करना पड़ेगा, उसके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देना होगा, तो आपका कक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो जाएगा। और ऑप्शन बी में क्या गलत किया, निष्क्रिय शब्द यहाँ पे रख दिया इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे भय की व्यवस्था रखकर ये भी गलत है। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की बात किया ये भी गलत है। आसानी से आपको आंसर मिल जाएंगे। सीडीपी बहुत ही इजी होता है, आप थोड़ा ध्यान देकर करेंगे तो बिल्कुल सही जाएगा आपका। 30 में 30 ला सकते हैं आप, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ये बताना है आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो क्या प्रस्तावित करती है ये बताइए आप, ठीक है। ऑप्शन है आपका विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, तो ये आपका सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह प्रस्तावित करती है कि विषय वस्तु कम हो, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कितना लोग जो कटौती देखकर जो है सीधे इसको कट करेंगे, लेकिन यहाँ पे विषय वस्तु में कटौती कर रहा है, यानी कि बुक में जो जितने भी चैप्टर है उसमें थोड़ा कमी कर रहा है, तो ये अच्छा है, ठीक है, बच्चा के लिए। और ऑप्शन 2 है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि। लचीला शब्द जो है वर्ड ये बहुत ही बेटर होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका 1 और 2 सही है। यहाँ पे रटंत अधिगम को महत्व देना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो रटंत अधिगम को बढ़ावा नहीं दे रहा है, महत्व नहीं देता है, ये आपका गलत है, ठीक है। और ऑप्शन 4 है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये आपका सही है। विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पे आपका सही जा रहा है 1, 2 और 4। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। सीडीपी का 30 प्रश्न खत्म हो चुका बहुत ही बेटर तरीके से। आप लोग इसी तरह से क्लास को ज्वाइन करके आप अच्छे से पढ़ाई करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।